हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण। ठीक है, आज हम लोग त्वरण को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को चार्ट के बारे में बता दिया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में किसी चीज़ की परिभाषा, किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा हम लोग किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। वही चीज़ को आज मैं फिर से फॉलो करते हुए आज मैं आपको त्वरण की परिभाषा बताऊँगा। साथ ही साथ त्वरण के हर वो चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जितना त्वरण के बारे में बाकी में 11वीं क्लास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि त्वरण को हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी में क्या करते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर जैसा लग रहा है आपको। एक प्रकार से आपने देखा होगा कि बाइक में, कार में एक्सीलेटर लगा रहता है। ठीक है, वो जो एक्सीलेटर के माध्यम से आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते हो, इसका मतलब ये भी वही है। तो ये क्रिया है, ये तो कम ज़्यादा करने के प्रकार से देखा है तो क्रिया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला को जरूर डिसाइड करूंगा। उससे पहले तो आप इसका संकेत सबसे पहले याद रखिए कि अगर हम त्वरण का संकेत बताएं तो वो है ए, छोटा ए। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से हम क्या करते हैं, त्वरण को निरूपित करते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ ताकि क्या कर सकूँ, मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी बता सकूँ। ठीक है, जैसे त्वरण का जो सूत्र होता है वो वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। ठीक है, और अंग्रेजी सूत्र भी आप देख पा रहे होंगे, त्वरण बराबर ए बराबर डेल वी बटे डेल टी, जहाँ पे वी जो है वो वेग है और डेल्टा मतलब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, टी मतलब समय हो गया और डेल्टा मतलब हो गया समयांतराल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से वी मीन्स वेलोसिटी बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको देख करके समझिए। इसका हिंदी सूत्र पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे कि यहाँ पे हिंदी सूत्र इसका ये है। ठीक है, अब इसको देख करके मैं आपको इसकी 3 परिभाषा बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको 4 में बताया था। सबसे पहला जो परिभाषा है वो ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कैसे बोलते हैं परिभाषा को, अच्छे से देखिएगा, मैं एक अच्छे से बताऊंगा आपको। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, देखो वेग किसका होगा, किसी वस्तु का होगा। इस वस्तु के वेग में परिवर्तन और उसके द्वारा और करके नीचे आना रहता है, और उसके द्वारा लिया गया समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का त्वरण करते हैं। लास्ट में याद रखना, अनुपात बोलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन और उसके द्वारा लिया गया समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का त्वरण करते हैं। ये हो गई पहली परिभाषा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जानते हैं दूसरी परिभाषा पे। ठीक है, दूसरी परिभाषा के लिए आप जाओगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो इस परिभाषा में आपको ऐसा बोलना रहेगा, नीचे से बोलने के लिए आपको इकाई या एकांक शब्द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इकाई या एकांक समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण करते हैं, ऐसे करके बोलना है। एक बार और फिर से, इकाई या एकांक समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण करते हैं, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। मैंने 2 परिभाषा बता दिया, अब मैं तीसरी परिभाषा की तरफ चलता हूँ। तीसरी परिभाषा भी जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बोलने का तरीका क्या रहेगा, नीचे से ही बोलेंगे तो समय के सापेक्ष बोलना है, समयांतराल के सापेक्ष नहीं बोलना है, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु में के वेग में परिवर्तन की दर बोलना है। बटे को इस पर क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण करते हैं, ऐसा करके मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कैसे फिर इस सूत्र की सहायता से मैं आपको इसकी सदिश है या अदिश है दिशा को बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये भी बता देता हूँ, आपको जैसे सूत्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल को हम लोग क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। ठीक है, ये सूत्र ये है, मैं आपको अगले पेज में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है। तो अगर आपको त्वरण की दिशा बतानी है तो उसके सामने वाला वेग को देखना पड़ेगा, जो कि ऊपर में हो उसको देखना पड़ता है। वेग जो है आपको बता देता हूँ एक सदिश राशि होती है। अगर वेग सदिश राशि होती है, अगर वेग सदिश राशि होती है तो सामने वाला भी सदिश राशि होगा, बटा में कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ये अपना तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख भी दिया है, त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब हम चलते हैं और मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसका ऐसे ही मात्रक भी बताऊंगा और सीधे मात्रक भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे ऐसे ही मात्रक की अगर आप चाहते हो कि त्वरण का ऐसे ही मात्रक बनाए तो उसमें राइट में जाना, वेग और समय में, और उसका ऐसे ही मात्रक लिखना। डेल्टा को ध्यान मत देना, वेग और समय के लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वेग का जो मात्रक होता है ऐसे ही मात्रक, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड को ही मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। और चूंकि इस नीचे में भी एक समय है तो एक समय और आ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड लिखा और बटे में क्या है, समय का है, तो समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है।
मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रति मतलब बटा ही होता है, सेकंड नीचे में ऑलरेडी है, तो सेकंड की घात एक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, और एक एक घात जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे एक एक घात 2 बन जाएगा, और ऊपर लेके जाओगे तो मीटर s-2 बन जाएगा, या फिर आप इसको ऑब्लिक के फॉर्म में लिखते हो तो मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाता है, ऐसे मात्रक होता है। अब आपको सीरीज मात्रक बनाना है वो भी सूत्र से बन सकता है, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप इसके ऐसे मात्रक से भी क्या बना सकते हो, सीरीज मात्रक बना सकते हो। कैसे, मीटर की जगह आप बस सेंटीमीटर लिख देना, क्योंकि मीटर जो है वो 2 ही नापने का चीज होता है, सीरीज पद्धति में उसको सेंटीमीटर बोलते हैं, और सेकंड जो है हर पद्धति में सेम होता है, जैसे मैंने आपको 4 में बताया था, ठीक है। इस प्रकार सेकंड करोगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड करोगे, इसके साथ बताओगे तो सेंटीमीटर सेकंड की घात -2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा। अब चलिए चलते हैं त्रिविध सूत्र की ओर, ठीक है। अगर आपको इस त्वरण का त्रिविध सूत्र लिखना है तो आपको राइट वाले का वेग और समय का त्रिविध सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था चाल के बारे में, ठीक है। चाल और वेग का त्रिविध सूत्र एकदम बराबर ही रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इधर राइट साइड में वेग का त्रिविध सूत्र लिख रहा हूँ, LT माइनस होता है। यहाँ पे मैं वेग का त्रिविध सूत्र यहाँ पे निकाल के बता दिया हूँ, LT माइनस वो याद रख लीजिए आप, ये LT माइनस, और नीचे में क्या है समय है, तो समय के लिए T आता है, ठीक है। यहाँ पे L क्या बताती है, दूरी को बताती है, T जो है समय को बताती है, और ये T समय भी बता रही है, इस प्रकार से। अब इसको क्या है, MLT के फॉर्म में लाना रहता है, ठीक है। MLT के फॉर्म में लाना रहता है, M तो नहीं है कोई बात नहीं, M की घात 0 लेते हैं आगे, ठीक है। तो M भी है अपने पास, ठीक है। T को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे -1 और हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, LT -2 बन जाएगा। तो इसका विभिन्न सूत्र जो हो पाएगा वो LT -2 होगा, या तो आप बोल सकते हो M नॉट LT -2 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है, विभिन्न सूत्र बनता है, ठीक है। इतनी बातें आपको अभी बता देता हूँ, और साथ ही साथ क्या है, अगर अब मैं आपको एक की प्रकृति बताने वाला हूँ। प्रकृति का मतलब हुआ ये कि वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। इसको भी कैसे देखते हैं, आपको इसके सामने वाले वेग को देखना है, और वेग के बारे में आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता था कि नहीं होता था। तो वेग के बारे में आपको बता देता हूँ, वेग जो है शून्य भी होती है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है। अगर वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि धनात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, शून्य त्वरण भी होता है। शून्य त्वरण को ज़्यादातर डिस्कस किया गया था। शून्य त्वरण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बाइक चल रही है तो उसका आपने एक्सीलेटर बढ़ाया तो धनात्मक त्वरण हो गया, एक्सीलेटर कम किया तो ऋणात्मक त्वरण हो गया, या फिर एक्सीलेटर लगाना ही बंद कर दिया, गाड़ी बंद है तो उसका त्वरण क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते रहा हूँ, जो ऋणात्मक त्वरण होता है, अगर आपके पास कहीं ऋणात्मक त्वरण मिलता है, जैसे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, तो उसको हम लोग ना इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो लास्ट बात ये है कि त्वरण जो है वो किस बात पर निर्भर करती है, उसको हम लोग देखते हैं, या फिर निर्भर करती कि नहीं करती। तो उसके लिए हम लोग वेग को देखेंगे। वेग जो है पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। रास्ते कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये पथ पर निर्भर नहीं करती, कौन, वेग, तो त्वरण भी क्या नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको बात रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कोई एग्जांपल आपको बताना भी पड़ेगा आपको पेपर में। तो एग्जांपल ये है कि जैसे कि त्वरण की बात आया, एक्सीलेटर की बात आ गया। एक्सीलेटर किसमें रहता है, बाइक में रहता है, कार में रहता है। तो बहुत जगह ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, या फिर अपने साइकिल का पैडल खिंचाते हो तो पैडल से ज़्यादा पैडल मार लेते हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। यानी हर चीज़ वो चीज़ में त्वरण होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें आप गति को बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। तो बाइक हो सकता है, या फिर कार हो सकता है, इनके त्वरण को हम लोग क्या एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बाइक या कार का त्वरण, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी मर्जी से, जिसमें भी क्या हो, गति में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी बातें इसमें समझी थी। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।